Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 11th-12th क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम का बीड़ा उठाया हुआ है हम तीनों देवियों ने एंड यहाँ पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई भी उलझन है, फट से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे और वहां पे जाके अपने डाउट्स क्लियर करो। चलो आज मैं बता देती हूँ क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का स्टाफिंग चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम सबको पता है एनसीईआरटी बुक्स में हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट? उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूं वो क्वेश्चन कितने पैटर्न में होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपसे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजन बीइंग आपका आंसर फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली आप बहुत कम कंटेंट लिख के आएंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसमें तो फिर आपको लंबा लिखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम भी होती है। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लंबे लंबे पेजेस भराओगे, मार्क्स फिर भी आपको 1 या 2 ही मिलेंगे। सो बेटर है जितना पूछा हुआ है उतना ही लिखो। इसलिए पेपर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देख लेना वो किस पैटर्न का क्वेश्चन है। मार्क्स से भी समझ सकते हो। समटाइम्स क्या होता है पेपर में वो लिखते नहीं है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो सिर्फ मार्क्स बता देते हैं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो वहां से समझ जाओ। मतलब अपनी बत्ती थोड़ी सी जलानी पड़ेगी आपको उस चीज को समझने के लिए, और थोड़ा सा जब पेपर में बैठोगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उस पर थोड़ा सा गौर करना। कई बच्चे मैंने देखे हैं प्रेशर की वजह से या फिर एंजाइटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आधे चीजें ना बिल्कुल ओवरलुक कर देते कि बिल्कुल देखी ही नहीं हमने, और बाद में जाके पेपर खत्म होने के बाद उन्हें रियलाइज होता है ये तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसे हुआ अभी एमसीक्यू हुए थे आपके बीच में टर्म 1 में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हम लोगों ने पूरे के पूरे 60 अटेम्प्ट कर दिए, वी डिडंट सी दैट लाइन जहां लिखा हुआ था सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने। आई वाज लाइक क्या कर रहे थे तुम पेपर में, कहाँ ध्यान था तुम्हारा एग्जैक्टली बताओ मुझे। तो ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे, ठीक है? पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ बच्चे क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, सो दैट आप वो गलती नहीं करें। प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है? चलो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हम पहले यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज मेंट बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या होती है? राइट पर्सन को राइट टास्क के लिए राइट टाइम पे हायर करना और राइट पोजिशन पे बिठाना। कितने राइट बोले मैंने? सारे के सारे आपको अपने पेपर में लिखने हैं। सो इट सेज स्टाफिंग इन्वॉल्व्स finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time। मतलब सही इंसान होना चाहिए, सही जॉब कर रहा हो एंड सही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और सही टाइम पे करे। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है विच आई लव द मोस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती है कि स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और स्टाफिंग होता क्या है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन वाली लैंग्वेज में लिखना है, एक्सप्लेनेशन वाली लैंग्वेज में लिखना है, तो यू कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो। इट सेज स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। पहले ये बता रहे हैं कि एक मैनेजमेंट होती है चीज, उसमें ना एक प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो स्टाफिंग इज बेसिकली मैनेजमेंट का एक फंक्शन that entails hiring candidates who are good fit for the organization by evaluating their skills and knowledge and assigning them specific roles based on their skills। मतलब सही इंसान को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढ के लाना। कैसे ढूंढोगे? उनकी स्किल्स को इवैल्यूएट करके, उनके नॉलेज लेवल को इवैल्यूएट करके, और ना सिर्फ ढूंढ के लाना बल्कि उनको स्पेसिफिक रोल्स असाइन भी करना उनके स्किल्स के बेसिस पे। मतलब ना सिर्फ आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला एक टीचर ढूंढ के लाना है, बल्कि लेके आओगे। मतलब एक तो लाने में ही बड़ी कठिनाई होगी, पहले तुम ऑफर दोगे, वो आएगा, तुम उसका टेस्ट वेस्ट लोगे, सारी चीजें करोगे,
उसके बाद यू विल हायर दैट पर्सन, उसके बाद आपको उसको सही पोजीशन पे बिठाना भी पड़ेगा। पता चले बिजनेस स्टडीज की हायरिंग की है और बिठा रहे हो तुम मैथ्स वाले उसमें। आई डोंट नो मैं क्यों बिजनेस स्टडीज और मैथ्स को इतना वो करने लगी, क्योंकि प्रिंस सर मुझे बहुत टॉन्ट मारते हैं मैथ्स को लेके, तो माइट बी बिकॉज ऑफ दैट। बट एनीवेज दिस सेज कि स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली राइट पर्सन ढूंढ के लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके लिए हम उसकी स्किल्स और नॉलेज चेक करते हैं, और एक बार उसे ढूंढ के लाते हैं तो उसको असाइन करते हैं उसकी कुछ ड्यूटीज और उसे सही पोजीशन पे बिठाते भी हैं। ये वाली भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। ये जितनी सरल है उतनी ही सरल ये भी है। बस ये क्या है, ये बस आपको एक वो होता है ना, कुछ लाइंस होते हैं जो कोटेशंस की तरह काम करती हैं, एक एम्फेसिस क्रिएट करती हैं। ये ऊपर वाली लाइन वैसी है, और नीचे वाली लाइन सरल वे में बिल्कुल बताती है, एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताती है। ये वाली कोटेशन हो गई, ये वाली स्टोरी हो गई। आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, बट आई वॉन्ट प्रेफर दोनों लिखवाना आपसे, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतना क्यों लिखना है तुम्हें। यहाँ पे 2 लाइंस की दिख रही है ऊपर वाली, और 3 लाइंस की दिख रही है। जब तुम लिखने बैठोगे इतना कंटेंट हो जाएगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं एक बार साइड हो रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट, या फिर आप अच्छे से पढ़ सके इसे। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। डन, लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। ये पूछ रहा है स्टेट द 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना कि भैया जिस पोजीशन के लिए हमें जो इंसान चाहिए वो हमें कहाँ से मिल सकता है, और उसके बाद उसे कन्विंस करना कि भैया आओ हमारे यहाँ पे अप्लाई करो जॉब के लिए। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। इसी बात में मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंटली इसी चैप्टर का 1 शॉट रिविजन बनाया था। आई होप आप लोग वो सब देख चुके हैं, 1 शॉट रिविजन भी देख चुके हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने नॉर्मल वीडियोस थे वो भी देख चुके हैं, सब समझ चुके हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्लीज कृपया करके 1 शॉट रिवीजन पहले देख लेना। रीजन बीइंग आपको चीजें थोड़ी सी माइंड में फ्रेश हो जाएंगी, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर खुद ही बनेंगे। अदरवाइज तुम ये देख लोगे फिर वो देखोगे, सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलते, पहले वो देख लेना उसके बाद ये देख लेना। 2 सोर्सेज बताने रिक्रूटमेंट के, बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 2 ही तो पढ़े हमने, इंटरनल एक्सटर्नल, तो बस वही लिख रहे हैं। ये बोलते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही किसी इंसान को उठाते हैं और एक जो आपकी वेकेंट पोजीशन है उस पर बिठा देते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी थी, आपने बाहर ना जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी इंसान को पिक किया और उस पोजीशन पे बिठा दिया। ये ट्रांसफर से हो सकता है, ये प्रमोशन से हो सकता है। ट्रांसफर इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्रमोशन इज बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट। ऐसे वो मैंने जो किया था वो डिमोशन हो जाता है, मतलब नीचे लाना किसी को अपनी पोजीशन से। और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए बाहर से कोई इंसान ढूंढ के लाते हैं। मैंने पहले भी मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जांपल दिया था, आज भी मैग्नेट ब्रेन्स का एग्जांपल दे रही हूं। मैग्नेट ब्रेन्स में अगर फर्स्ट से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं CACS, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट से CACS के लिए अगर उन्होंने हम तीनों फैकल्टीज को ही हायर किया, मतलब मैं, अदिति मैम एंड साक्षी मैम, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरनल सोर्स से ही उन्होंने अपनी वैकेंसी को फिल कर लिया। और अगर वो बाहर से लोग ढूंढ के ला रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर से आपने इंसान ढूंढा अपनी वैकेंसी को फिल करने के लिए। वैसे मैं बता दूं दोनों चीजें ही होने वाली है, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। चलो, सो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट मैं आपको इतना नहीं बोलूंगी लिखने के लिए। अगर आप ये डायग्राम बना रहे हैं, दिस वन, ये फ्लो चार्ट व्हाटएवर दिस इज, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर और प्रमोशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में और क्या लिखोगे भैया, बच्चे की जान थोड़ी ना लेनी है। सो इतना बहुत है, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता तो आप साथ में ये पॉइंट्स भी लिख सकते थे। देखिए, ओके,
आई होप ये आपको पूरा दिख रहा है, मैं फ्रेम से बाहर हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट ये आंसर आपको पूरा का पूरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं लिखना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है. ओके चलिए, now let's move to our question number 3. It says the workers of a factory are unable to work on new machines and always demand for help of supervisor. The supervisor is overburdened with their frequent calls, suggest the remedy. भैया एक फैक्ट्री है जहां पे वर्कर्स जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको मशीन अच्छे से ऑपरेट करनी नहीं आती है, जिसके कारण बार बार वो फोन घुमाते हैं जब भी वो कहीं अटक जाते हैं और सुपरवाइजर को आना पड़ता है और वो फिर उनको समझा के जाता है. तो ऐसे में सुपरवाइजर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया, उसके पास कॉल पे कॉल आते रहते हैं. जैसे इधर से कॉल आ रही है, फिर उधर से कॉल आ रही है, फिर उधर से कॉल आ रही है. जैसे हमारे यहाँ पे एक जय सर है, जय सर इज बेसिकली द सुपरवाइजर. ठीक है, तो जय सर को इधर एससीओ टीम वाले भी परेशान करते हैं, उधर स्लाइड टीम वाले भी परेशान करते हैं, हर कोई परेशान करके रखता है कि सर यहाँ पे आओ, सर यहाँ पे आओ, सर यहाँ पे आओ. कभी कभी वो जिन्ना जाते हैं कि कहाँ जाऊं एग्जैक्टली मैं. तो बिल्कुल कैसे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है. ये बोलता है द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद फ्रीक्वेंट कॉल्स. तो आपको सजेस्ट करनी है रेमेडी, मतलब आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है. चलिए बताइए कैसे सॉर्ट किया जा सकता है. सोचिए, वन शॉट रिवीजन देखा है ना, चैप्टर पढ़ा है ना, जल्दी बताओ क्या हो सकता है आपका आंसर. राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन जल्दी. वर्कर्स हैं लेकिन काम करना नहीं जानते हैं मशीनरी पे, जिसकी वजह से सुपरवाइजर को बार बार परेशान करते हैं. क्या रेमेडी हो सकता है? रेमेडी ये हो सकता है कि इन वर्कर्स को हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें, मशीन यूज करने की ट्रेनिंग. मतलब उनको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है? उनको प्रॉब्लम जा रही है कि वो मशीन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको मशीन के फंक्शन समझ में नहीं आते. तो इसके लिए आप एक ऑप्शन ये दे सकते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जब जॉब पे नहीं बल्कि आप साइड में उन्हें कहीं ले जाके वो सारी चीज़ें सिखाते हैं. तो एक डमी मशीन बना दो. डमी मशीन में सारे मतलब बिल्कुल वो वैसी दिखेगी जैसे ओरिजिनल मशीन दिखती है. उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. इसमें क्या होगा, डमी मशीन पे आप वर्कर्स को सिखा दोगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. मतलब सुपरवाइजर एक एक घंटा हर रोज क्लास ले लिया करेगा सब वर्कर्स की कि देखो इस मशीन का ये फंक्शन इसलिए काम आता है, ये पर्टिकुलर चीज इसलिए काम आती है, ये पर्टिकुलर चीज इसलिए काम आती है. तो ऐसे में वो ट्रेन हो जाएंगे और उसके बाद वो काम कर पाएंगे बहुत ही ईजिली नॉर्मल मशीन्स पे. सो यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है. इस चैप्टर स्टाफिंग चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन था ट्रेनिंग ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, वहां से ये क्वेश्चन पिक किया गया है. दिस इज समवॉट काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो दिस कैन बी डन थ्रू एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इन विच दे विल बी ट्रेन्ड रिगार्डिंग द यूज एंड अदर intricacies of the operation of the machinery. It will boost their self esteem and okay, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है वो भी साथ में लिख दिया गया है, बट वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. आपको बस यहाँ पे आंसर में ये लिखना था कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, एक लाइन में लिख दो कि वो ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम डमी मशीन्स बनाते हैं और लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि इसे इस तरह से इस्तेमाल करना है. और उसके बाद जब वो वेल वर्स्ड हो जाता है डमी मशीन्स पे तो उनको एक्चुअल मशीन्स पे ट्रांसफर करता है और उनको बोलता है चलो अब इस पे ऑपरेशन अपना कंप्लीट करो. आया समझ? गुड. चलो नहीं समझ में आया तो बैक करके भी देख सकते हो, कहीं पता चले गुड के चक्कर में तुम आगे ही वो कर दो. चलो फोर्थ क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर नॉट फुली अवेयर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी. व्हाट कुड बी द वे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द स्टैंडर्ड्स. अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन देने वाले इतने मेहरबान हो जाते हैं कि वो आपको हिंट साथ में दे देते हैं. ये देख रहे हो आप, दिस इज अ हिंट कि ये क्वेश्चन ट्रेनिंग वाले पार्ट से उठाया गया है. बताओ, मतलब फिर तुम चाहते क्या हो, हम क्या करें एग्जैक्टली हमें क्या करना है? जब तुम आंसर ही साथ में हमें दे रहे हो, मतलब ये हिंट नहीं हुआ है तो काइंड ऑफ आंसर बता देना हुआ कि ट्रेनिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन है. क्या ये हो सकता है? बट एनीवेज ठीक है, वो इतने बुद्धू हैं तो लेट्स जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, राइट. सो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं थी. जो बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी. ऑन इन्वेस्टिगेशन, मतलब फिर जब ऐसा चीज हुआ तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई. इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादातर वर्कर्स नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी. ज्यादातर वर्कर्स को मशीनरी पे काम करना ही नहीं आता था. व्हाट कुड बी द वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी. क्या तरीका हो सकता है क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रोडक्शन की? सो
क्या तरीका हो सकता है, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। एंड एक मास्टर को खड़ा कर दो, मास्टर उनको इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, बताता रहेगा, बताएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो दिस से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दे के हम उस पर्टिकुलर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस कैन बी एन ऑन जॉब ट्रेनिंग वेयर देयर विल बी मास्टर। ओके, यहाँ पे आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग बोले तो वो इंसान काम भी कर रहा है और काम करते करते सीख भी रहा है, जैसे अप्रेंटिसशिप में होता है, कोचिंग में होता है, या फिर इंटर्नशिप में होता है। इन सब में क्या होता है, ज़्यादातर लोग काम करते करते काम सीख जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो छोटे मोटे घुमटियाँ लगा के बैठते हैं, टायर पंचर करने वाला, और वो सारा काम करते हैं, तो पंचर ठीक करने वाला काम करते हैं, सॉरी टायर पंचर करने वाला काम नहीं करते, ठीक करने वाला काम करते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, वो करते करते सीख जाते हैं। तो बस बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करो, जिसमें मशीनरी पे ही काम करते करते उन्हें इंस्ट्रक्शन देते रहो, मास्टर सिखाता रहेगा, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, वो करो, और वो अल्टीमेटली सीख जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगी और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी प्रोडक्शन की, ठीक है। चलो मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बाकी सारे नोट्स तुम्हें मिल सकते हैं उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। वो तुम्हें डायरेक्ट करेगा किसी और साइट पे, वहां पे जाके यू कैन परचेज द नोट्स। क्वेश्चन 5 बोलता है, द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री रिमेन आइडल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाई टेक मशीन्स। Frequent visit of engineer is made which causes high overhead charges. How can this problem be removed? मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर सेम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्रेनिंग वाले पार्ट से ही है। यहाँ पे भी वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि हाईटेक मशीनरी है, लोग चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार बाहर से कॉल करके बुलाना पड़ रहा है इंसान, जिसकी वजह से ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत बार पढ़ लिया भैया, सोल्यूशन सेम ही है। यहाँ पे भी सोल्यूशन होगा कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें हम एक डमी मशीनरी बनाते हैं और उस पर सिखाते हैं वर्कर्स को, और एक बार वो वेल वर्स्ड हो जाते हैं मशीनरी से तो वो चले जाते हैं कहाँ पे, एक्चुअल मशीनरी पे काम करने के लिए, ठीक है। दिस वाज समवट लाइक थर्ड वाला जो अपना क्वेश्चन था वैसा ही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एंड इसी के साथ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What is meant by recruitment? How is it different from selection? क्वेश्चन 6 है ये हमारा। ये पूछ रहे हैं हमसे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से किस तरह से डिफरेंट होता है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन के मिश्रण से एक क्वेश्चन बना है। तो फर्स्ट आपको आंसर देना है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, और सेकंड आपको आंसर देना है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो आप 4 लाइनें लिखेंगे रिक्रूटमेंट में और 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 5 लाइनें लिखेंगे यहाँ पे और 3 से 4 पॉइंट्स अगेन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। पता है आपको रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज एंड कन्विंसिंग देम टू कम टू योर कंपनी फॉर बाय एक्सेप्टिंग योर ऑफर, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट वो होता है, और सिलेक्शन से किस तरह से डिफरेंट होता है, जो लोग आए हैं उनमें से आप एक इंसान को सिलेक्ट कर रहे हैं फाइनली अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनने के लिए, और वो सिलेक्शन प्रोसेस से करेंगे आप। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है। ये बोलते हैं द प्रोसीजर ऑफ लोकेटिंग एंड एनकरेजिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक जॉब इज रेफर्ड टू एज रिक्रूटमेंट। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लोकेट करते हैं ऐसे इंसान जो हमारे काम के हो सकते हैं उनको, और उनको एनकरेज करते हैं कि आप आइए और अप्लाई कीजिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। जो 2 चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोली थी कि एक तो आइडेंटिफाई करना, दूसरा उनको एनकरेज करना या फिर कन्विंस करना कि आप आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। यही दोनों रिक्रूटमेंट काम में आते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट। मतलब ऐसे मानो तुम्हारे यहाँ एक वैकेंसी निकली है, रिक्रूटमेंट में तुम ऐसे लोग ढूंढते हो जो इस वैकेंसी के लिए फिट हो सकते हैं,
और सिलेक्शन में इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके, या जितनी भी आपके यहाँ पे वैकेंसी हो, आप क्या करते हैं, अपना स्टाफिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मतलब बेसिकली रिक्रूटमेंट में देखना ऑप्शन और उनमें से एक सेलेक्ट करना सिलेक्शन का पार्ट होगा, सिलेक्टिंग का पार्ट होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम थोड़े से डिफरेंसेस भी लिखेंगे इसमें। डिफरेंसेस कुछ इस तरह से हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। फर्स्ट है मीनिंग, process of searching suitable candidates and convincing them to apply for the job vacancies। ये दोनों ही keywords हैं। कौन कौन से keywords हैं? searching, convincing। searching की जगह identifying भी लिख सकते हैं आप, कन्विंसिंग की जगह एनकरेजिंग भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये कीवर्ड्स है, ये दोनों पॉइंट्स रिक्रूटमेंट में होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आंसर लिखते हैं किसी भी पेपर में, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए कि कोई भी पढ़े उसे बहुत आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम उस सिंपल लैंग्वेज के साथ हमें कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट करने चाहिए जिससे हमारे आंसर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब हमारा आंसर थोड़ा इंप्रेसिव लगे। देखो एकदम सिंपल 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 लिखोगे तो वो डल लगेगा आफ्टर अ वाइल, और उसमें उतना मजा नहीं आएगा, उतने मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एकदम बहुत हाई फाई लिखोगे, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, जो ना जितना वो क्या पढ़ती थी ना उसे अप्लाई करने की कोशिश करती थी, विच इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू, लेकिन जब उसका आंसर पढ़ते थे ना, सिंपल सी चीज भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और भारी भरकम लगती थी, ऐसे लगता था दिमाग जिन्ना रहा है यार, क्या हो रहा है ये। तो अच्छी बात है आप अपनी वो क्या बहुत स्ट्रांग रख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज ये भी ध्यान दीजिए कि आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो कोई भी इंसान पढ़े, माइट भी उसकी वो क्या, मतलब कई बार ऐसा होता है, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनकी वो क्या इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। अगर आप इतना भारी भरकम लिख दोगे, आप उनको वो क्या भी नहीं समझ में आएगी, मार्क्स कहाँ से मिलेंगे तुम्हें। इसलिए कॉम्बिनेशन बिठाओ, ना बिल्कुल डल लिखो और ना बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा ऐसे इंपोर्टेड माल टाइप्स लिखो। कैसे लिखना है, हमें सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन उसके साथ हम कीवर्ड्स का तड़का लगा देंगे जिससे हमारी दाल क्या होगी, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, परफेक्ट बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं जो कीवर्ड्स हैं। यहाँ बोलते हैं स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग, ये 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे कीवर्ड हैं। मतलब बेसिकली एक्चुअल सिलेक्शन जो होता है वो इस वाली प्रोसेस में होता है। सीक्वेंस क्या है, ये स्टाफिंग प्रोसेस के 2nd नंबर पे आते हैं, ये 3rd नंबर पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको मिलने के बाद, मतलब रिक्रूटमेंट खत्म होने के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो इंश्योर करता है कि भैया सामने वाला आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करे। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स, 3 डिफरेंसेस हैं। आप चाहें तो इसके अलावा और भी डिफरेंसेस पिक कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। टाइप्स बता दो, क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो बता दो, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट देख लेना आंसर की मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा भी मत भर के आना। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे है, कैरेक्टरिस्टिक, ये बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ पर्संस आर अट्रैक्टेड टू द जॉब, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओनली द अप्रोप्रिएट सुटेबल कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, लेकिन सिर्फ जो सही होता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वही सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, और जो बढ़िया होते हैं बस वही टिकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट रिक्वायर्स सच कैंडिडेट्स हु आर रिलायबल एंड डोंट लीक आउट द सीक्रेट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, व्हाट स्टेप्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस। ये ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रहा है जो रिलायबल हों। अब एक ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज में, अब ऐसे मानो कुछ बहुत क्रूशियल मैसेज है जो सीक्रेट है, यू कांट शेयर इट विद अदर्स, और आपके एम्प्लॉयज ने ही वही ढिंडोरा पीट दिया और इधर उधर फैला दिया। ऐसे मानो बिग बॉस का फिनाले है और हर कोई उत्सुक है कि विनर कौन होगा, और विनर को सीक्रेट रखना इज द नॉर्मल तरीका, लेकिन बिग बॉस के क्रू मेंबर में से ही किसी एक ने लीक कर दिया कि भैया इस बार ये जीत गया, इस बार वो जीत गया, जैसे मुझे लग रहा है इस बार तेजस्वी जीतेगी, बट आई डोंट वॉन्ट हर टू विन, आई वॉन्ट प्रतीक टू विन। तो ये क्या है, ये सीक्रेट बाहर आ रहे हैं,
कि भैया वो चीज आपको हाइड करनी चाहिए थी, वो चीज वो सपोज टू बी हिडन, बट वो बाहर ला दिया आपने। मतलब आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं थे, आपके एथिक्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो आपको एक तो ऐसा इंसान ढूंढना है कि जो रिलायबल हो, जिसके एथिक्स बहुत स्ट्रांग हो, जो समझता हो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी हिडन। एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस। आप बताइए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगी, वो डिसीजन आपको लेना है। तो बताइए आप किस किस बात का ध्यान रखेंगे। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि भैया सीक्रेट सर्विसेज के लिए एक बंदा हायर करना है हमें, और वो रिलायबल होना चाहिए, जो सीक्रेट्स लीक ना करे। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसे ही लोग बैठे, ऐसे ही लोग सेलेक्ट हो जो रिलायबल हो, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखें। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसे होगी, बताइए। सोच के देखिए थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन। मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते और आपको ये पावर दी जाती, मतलब सेलेक्ट करने की, तो आप किन बातों का ध्यान रखते? हमेशा वो मत फॉलो करना जो मैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कभी कभी अपना खुद का भी ओपिनियन रखना सोचो, सीखो, ठीक है। माइट भी तुम्हारा आंसर और ज्यादा बढ़िया हो, यू नेवर नो। मेरे को ना हमेशा एक चीज फील होती है, वो ये कि टीचर्स से ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म बच्चे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, बच्चों के माइंड दौड़ते हैं। अभी आप जिस एज ग्रुप में हैं, आपके माइंड दौड़ रहे हैं। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा माइंड कॉन्स्टेंट नहीं हुआ है। आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेनी ऑप्शंस, बट जो और मतलब और जब एज बढ़ती जाती है तो आपका माइंड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। बट अभी आपका माइंड बिल्कुल फ्री है। अगर आप आज उसे ऐसा ट्रेन करोगे कि मैं हमेशा फ्री रहूँ, हमेशा सोचते रहना, हमेशा सोचते रहना नहीं, प्रोडक्टिव सोचते रहना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा ऐसे भी बच्चे होते हैं, सोचते रहते लेकिन कौन सी बातें बिल्कुल काम की बातें नहीं। तो सोचो, लेकिन ढंग का सोचो, काम से रिलेटेड सोचो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ये जो जब हम माइंड अपना खोलते हैं ना अलग अलग ऑप्शन सोच के, ये कल आपको जिंदगी जीने में बहुत वो करेगा। अभी यू पीपल वोंट गेट दिस थिंग, लेकिन लेटर ऑन यू विल गेट इट, कि किस तरह से हमारा माइंड हमारे पूरी लाइफ सर्कल को चेंज कर देता है। बैक टू आवर क्वेश्चन, फिलॉसफी कभी बाद में जानेंगे ना। चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर है कि पहले तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट लेना चाहिए, उस इंसान की पर्सनालिटी कैसे है, क्या वो सीक्रेट्स रख सकता है, गॉसिप करने पे बिलीव तो नहीं करता, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कहीं पुराने किसी ऑफिस में जाके वो कहीं की बातें कहीं पे शेयर करते तो नहीं आया। तो बैकग्राउंड और रेफरेंसेस आप चेक करते हैं, उसके पुराने एम्प्लॉयज से बात करेंगे, उसके टीचर से बात करेंगे, जो भी उसने रेफरेंस में दिया होगा, टीचर का, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का, या फिर पुराने एम्प्लॉयर का नंबर जो भी दिया होगा, उन सबसे बात करना, उनसे पूछना है कि किस तरह का इंसान है ये, क्या सीक्रेट्स पचा पाता है, इसके पेट में दर्द तो नहीं होती है। और उसके क्लॉज में एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज डाल देना, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज होगा, तो उससे क्या होगा, अगर वो कभी सीक्रेट लीक भी करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी डाल सकते हैं, तो शायद इस डर से वो सीक्रेट लीक ही ना करें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहले तो पर्सनालिटी टेस्ट में ये जज करो किस नेचर का इंसान है, उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक करो, और उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डलवा दो कि अगर तुमने कभी भी इस कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीज़ को बाहर निकाला तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी डल सकते हैं, जिसके डर से वो कभी ऐसा काम ना करे। ओके, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या बोलता है? It says the company is manufacturing paper plates and bowls. It produces 1 lakh plates each day. Due to local festival, it got an urgent order of 50,000 plates. Explain the method of recruitment that the company should adopt in given circumstances to meet the order. Okay, so इनका कहना ये है कि भाई एक कंपनी है जो हाथ से प्लेट्स बनाते हैं, पेपर वाली, डिस्पोजेबल काइंड ऑफ। अब नॉर्मली ये एक दिन में 1 लाख प्लेट्स बनाती हैं, लेकिन इनको एक अर्जेंट ऑर्डर मिला है 50,000 प्लेट्स बनाने के। तो ऐसे सिनेरियो में अर्जेंट बेसिस पे कैसे ये डील करें, इन्हें कौन सा रिक्रूटमेंट सिस्टम रखना चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। मतलब
1 लाख तो इनकी प्लेट्स निकल ही जाएंगी, उसके अलावा एडिशनल इनको 50,000 और एक्स्ट्रा प्लेट्स बनानी है। आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है। ये इसमें में दिया हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि 1 लाख प्लेट्स बनाती है तो 50,000 ही तो देने हैं उसको फेस्टिवल वालों को, तो 50,000 तो फिर भी बचेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा 50,000 चाहिए, तो 1 लाख तो जो बनते हैं उसके ऊपर 50,000 एक्स्ट्रा बनवाने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में, अर्जेंट बेसिस वाले सिनेरियो में ये रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, और काम क्या है? काम है प्लेट बनाने का हाथ से, वो पेपर प्लेट बनाने का हाथ से बोले तो जैसे। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इन्होंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि भैया कौन से वाला रिक्रूटमेंट सिस्टम आपको फॉलो करवाना चाहिए इनको। दूसरी चीज ये भी आपको साथ ही साथ देखनी पड़ेगी कि किस नेचर का बिजनेस ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उस पर्टिकुलर काम को करने में किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। ये जो मैंने लाइन बोली है ना स्किल्स वाली, इस पे प्लीज थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट ऑप्शन ढूंढने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी स्किल चाहिए, क्योंकि कुछ रिक्रूटमेंट ऑप्शन होते हैं जो सिर्फ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो स्किल्ड के लिए होते हैं। तो आपको पहले यही गौर कर लेना चाहिए कौन से वाली स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बेसिस पे हम रेकमेंड करेंगे कि रिक्रूटमेंट किस तरह का करना है। अगर आप देखो यहाँ पे कौन सी स्किल्स चाहिए, यहाँ पे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वाला इंसान चल जाएगा, बिकॉज हाथ से काम करना है, इतना कोई क्रिएटिविटी, दिमाग और ये सब चीजें नहीं लगानी है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताओ मुझे कौन सा रिक्रूटमेंट सिस्टम हो सकता है, जल्दी से बताओ। आई वांट टू नो, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है। जल्दी, अगर पार्टिसिपेट करके पढ़ोगे ना, मतलब जैसे ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुम आंसर लिख रहे हो फटफट, ऐसे पढ़ोगे ना और मजा आएगा। और क्या होगा देखो, एक बार मान लो तुम्हारा आंसर गलत हो गया, यहां पे गलत होने से क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि यार मैंने कमेंट में गलत आंसर कर दिया था, इसका आंसर ये बनता, तो अब मैं पेपर में सही करके आऊंगा। जनरली आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आप जब अपने एग्जाम देते हैं, उन मतलब जो इंटरनल एग्जाम होते हैं आपके स्कूल के, उनमें आप जो गलतियां करते हैं ना, वो आपको फाइनल एग्जाम में हमेशा याद रहती है कि यार मैंने उस एग्जाम में वो गलती की थी, अब मुझे फाइनल एग्जाम में वो गलती नहीं करनी है। यूनिट टेस्ट में आपके कम भी मार्क्स आए, आपके फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि यूनिट टेस्ट में आपने देख लिया आप कहाँ गलत जा रहे थे, आप कहाँ गलतियां कर रहे थे अपनी प्रेपरेशन में। ये इंटरनल एग्जाम्स क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपकी नॉलेज मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आए कि आप कहाँ गैप दे रहे हो और आपको उन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। सो ऐसे पार्टिसिपेट करते रहोगे कमेंट सेक्शन में, तो वो पॉइंट हमेशा याद रहेगा कि यार एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने गलत आंसर कर दिया था, तो अब वो वाले क्वेश्चन में गलत आंसर नहीं करूंगा। थोड़ा सा अपने आप को पुश करो ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए, डल उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स चलेंगे। ऐसे सिनेरियो में एकदम से आपको वर्कर्स लाने हैं। अब आप सोच के देखो, आप एडवर्टीजमेंट करोगे, वेब पब्लिशिंग करोगे, टीवी पे एड्स दोगे, ट्रेड जर्नल्स में दोगे, नॉर्मल वो करोगे, तो क्या इतनी जल्दी आपके पास लोग आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। पर लोग कैसे आ पाएंगे? लोग आ पाएंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। मैंने आपको बताया था लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमेशा अपने अंडर बहुत सारा लेबर रखता है, जहां पे भी काम करने के लिए बंदे चाहिए ये फट से पहुंचा देता है, जितने बंदे चाहिए ये फट से पहुंचा देता है। तो ये कितना सही तरीका है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फोन करो, उसको बोलो यार इतने लोग लगेंगे, वो अगले दिन लेके आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट, सबसे सरल, सबसे जल्दी फास्ट वे में होने वाला तरीका है रिक्रूटमेंट का ये। So in this situation, approaching labor contractor is the best option. Paper plates and balls are manufactured by workers or laborers with limited skills. Labor contractors have access to laborers looking for work and will thus be able to provide the necessary manpower at short notice. So यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देती हूँ। इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। पहला तो इन्होंने सजेस्ट कर दिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके बाद इन्होंने बताया जो ये काम है वो लिमिटेड स्किल से हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास एक्सेस होता है लेबरर्स का और वो शॉर्ट नोटिस पे लेबर प्रोवाइड कर सकता है। ये जितने भी मैंने रेड मार्क किए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है।
अगर आप एक आधी चीज लिख दोगे ना, वो आपके आंसर को इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप ये सारी चीज अपने आंसर में लिखोगे ना, चाहे आपका आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा ही क्यों ना होगा, लेकिन बहुत मतलब अच्छा दिखेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। आपको लग रहा होगा ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये बहुत छोटा आंसर है, बट ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए आपका क्वेश्चन है। तो इसमें इतना आंसर भी ठीक है, बट आंसर का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, वन शॉर्ट रिविजन में आई रिमेंबर ये वाला टॉपिक छूट गया था। हमने ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस देखा था, लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस हम भूल गए थे, तो वो यहां पे देख लो। Say, staffing is a management function that entails hiring candidate, this and that, ये वही हो गई। Training and development are two separate but related concept। ये बोलते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो सेपरेट लेकिन रिलेटेड पार्ट है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब इनका ये है कि दोनों का मतलब अलग है, लेकिन मतलब जुड़े हुए हैं इनके। दो बोथ कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड विद पर्सनल डेवलपमेंट, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने बोला कि दोनों का मतलब अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि दोनों ही पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। देयर perspectives differ. On the one hand, training refers to provision of skills and abilities for a specific job development. On the other hand, refers to the concept of individual overall growth. Okay, ये बोलते हैं ट्रेनिंग यूजुअली वो करता है। अच्छा, इस पॉइंट को छोड़ के हम ना इस पे चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेबुलर फॉर्म में दोनों के डिफरेंसेस दिए हुए हैं, मैं बता देती हूँ। मीनिंग में ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एन एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक काम करना है, एक स्पेसिफिक जॉब करनी है, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ सिखा देना, एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर आपको सिखा देना, ताकि आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए निपुण हो जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से आप वो जॉब कर पाएं। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। मतलब फर्स्ट से मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है कि बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ाना है। तो दिस इज वन स्पेसिफिक टास्क विच आई हैव टू कंप्लीट, जिसके लिए मैं इतने सारे तामझाम कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग ले रही हूँ। ऑन द अदर साइड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए मैडम को तैयार करना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए तैयार करना है। लुक्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेंट, जो आप लोग मेरा कई बार वो भी करते हो। आई डोंट नो, मेरे अंदर आ जाता है कभी कभी, मैं ये जान के नहीं करती। मतलब मैंने अभी रिसेंटली चेक की थी कुछ कमेंट्स, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था, मैम ये एक्सेंट क्या है। किसी ने लिखा हुआ फेक एक्सेंट है, ये है वो है। नहीं है फेक, ये बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया उसको कम करने का, क्योंकि मेरी आई रिमेंबर इन 12th क्लास मेरी जो बेस्टी थी राधिका, शी यूज्ड टू बी लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग ऑफ माइंड। मैं कभी उसके सामने ऐसे पढ़ती थी ना इस एक्सेंट में, तो वो इतना झिन्ना जाती थी मुझसे कि क्या है तू नॉर्मल पढ़ी ये कर, बट वो मुझसे नहीं हो पाता है। दिस इज लाइक इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यू कैन से। तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है, मैं जान के नहीं करती या फेकनेस क्रिएट करने के लिए नहीं करती हूँ, वो बस आ जाती है, कांट हेल्प इट। अगर कोई ऑप्शन है जिससे मैं ठीक कर सकती हूँ उस चीज़ को, तो वो बता देना मुझे, ठीक है। बाकी ये मत लिखना फेक एक्सेंट, मुझे बड़ा बुरा लगता है वो पढ़ के तुम्हारा। एनीवेज चलो, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए की जाती है, कोई स्पेसिफिक जॉब को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाती। सेकेंड है स्कोप। इसका होता है लिमिटेड स्कोप, नाम से ही समझ सकते हो भैया एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करिए, तो इसका लिमिटेड स्कोप होगा, ये उतना ही सिखाएगी तुम्हें जितना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सही होगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी है ब्रॉडर स्कोप, ये आपको ओवरऑल चेंज करके बताती है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करके बताती है। देन फोकस, द फोकस ऑफ ट्रेनिंग इज ऑन द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायर्ड। सो वही सेम चीज जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट ऐड किया था कि भैया ये स्पेसिफिक जॉब के को ध्यान में देके आपको तैयार करती है। यहाँ पे फोकस रहता है आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे, विच इज लाइक मोर और लेस फर्स्ट वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि ट्रेनिंग आपको एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अच्छी तरह से निपुण बनाती है, वेयरएज डेवलपमेंट आपको ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल ग्रोथ के लिए निपुण बनाती है। तो ये बहुत ब्रॉडर स्कोप में वर्क करती है, ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप पे वर्क करती है, ठीक है। आया समझ? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ज़्यादा डिफरेंसेस तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम नॉर्मल वीडियोस देख सकते हो जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ पहले तुम लोगों के लिए, ठीक है।
चलो 10th क्वेश्चन है हमारा, वाई आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफर, ये क्यों इतने ज़्यादा नॉर्मल इकोनॉमिकल कंसिडर किए जाते हैं हमारे लिए, मतलब क्यों हमें सस्ते लगते हैं, ये सारे हमें क्यों सस्ते लगते हैं ये आपको बताना है। सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको बताऊं। इंटरनल सोर्स में आपको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एक इंसान उठाना है, एक डिपार्टमेंट से उठाना है, दूसरे डिपार्टमेंट में डालना है। खर्चा कहाँ आया? अब उसके लिए क्रेन तो हमने मंगवाई नहीं है कि यहाँ से उठा के उसको यहाँ पे बिठाएंगे तो क्रेन का खर्चा आ जाएगा। उसको बस बोलना है कि बेटा आज से तुम इस डिपार्टमेंट में नहीं इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, दैट्स इट। सैलरी तुम्हारी सेम है ऑलमोस्ट, मतलब हाँ प्रमोशन में थोड़ी सी सैलरी बढ़ती है, ट्रांसफर में तो सैलरी भी नहीं बढ़ती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल मुद्दा है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही चीप तरीका है किसी भी वैकेंसी को फिल करने का। So they say internal sources of recruitment are those that are endogenous to the organization, that is they come under from within the organization. Internally there are two options for filling the position, one is transfer and another one is promotion. Transfer और promotion मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। जब एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। जब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे पहुंचा दिया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या, हमारा प्रमोशन। इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है क्योंकि आप ऊपर वाले लेवल पे जाते हो, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है क्योंकि आप किसी भी ऊपर वाले लेवल में नहीं जा रहे, आप बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हो। It has the advantage of being less expensive than other source of recruitment. Filling jobs internally is less expensive in terms of both time and money as shown below. Simplicity. Internal recruitment simplifies the selection and placement process. Candidates who are already employed by the company can be evaluated more accurately and economically. Okay, ये बोलते हैं कि भैया जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, जिन लोगों को आपने ऑलरेडी हायर करके रखा हुआ है, वो लोगों के बारे में आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है, आप उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो वो कितना बढ़िया इंसान है या बिल्कुल काम नहीं करता है, काइंड ऑफ। जैसे हम किसी फ्रेश टैलेंट को ढूंढते हैं बाहर से लाके, तो उसमें क्या होता है, माइट भी वो इंटरव्यू में बड़ा अच्छा बोले, माइट भी वो जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, माइट भी वो रिटन टेस्ट में एक्सेल करे, लेकिन जब आपने उसे हायर किया 2 दिन में उसकी असलियत खुल गई कि भैया इसमें तो दम ही नहीं है। तो वहां पे एनालिसिस जो होती है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो इंसान आपके साथ काम कर चुका है ऑलरेडी, आप उसे जानते हो, उसकी परफॉर्मेंस आप आए दिन मतलब देखते भी होगे और आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हो पुराने वाला रिकॉर्ड देख के और अब वाला रिकॉर्ड देख के। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, सिंप्लिसिटी वाला चीज़ है। सेकेंड है नो इंडक्शन रिक्वायर्ड, उसे कोई इंडक्शन की जरूरत नहीं कि ला रहे हैं दुनिया, मतलब अपने ऑफिस में सारे लोगों से मिलवा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहे हैं उसकी पोजीशन पे। ये सब काम आपको उस इंसान के साथ करना पड़ता है जो बाहर से आ रहा होता है। जो इंसान ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में था, मतलब ऐसा मानो कि मैं आज बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, कल मैं मैथ्स की टीचर बनती हूँ, तो मुझसे सबको मिलवाया जा रहा है कि कैमरामैन देखिए ये एक मैथ्स की टीचर आई हैं, प्रिंसर देखिए आपको रिप्लेस करने के लिए आई हैं, ठीक है, या फिर किसी और टीचर को बोल रहे हैं कि देखिए ये मैथ्स की नई टीचर रखी गई हैं, मैनेजमेंट से मिलवाया जा रहा है कि देखिए मैथ्स की नई टीचर रखी है। वो बोलेंगे अरे हम जानते हैं पायल मैम है, सारा टाइम तो शोर करते करते इधर उधर घूमती रहती है, पता है हमें इनके बारे में। तो ऐसे में जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनको आपको दोबारा से इंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एवरीबडी नोज अबाउट देम, एवरीबडी is comfortable with them, they are comfortable with the organization, they need no introduction, kind of that, ठीक है। फिर है बैलेंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ट्रांसफर कैन एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग वर्क फ्रॉम ओके। सो ये बोलते हैं ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा लोग हैं उनसे ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें बहुत कम लोग हैं अगर हम ट्रांसफर करा देते हैं तो इससे बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है डिपार्टमेंट्स में। ओवरबर्डन्ड, ओवर स्टाफ्ड वाली प्रॉब्लम, अंडर स्टाफ्ड वाली प्रॉब्लम को हम काइंड ऑफ सॉर्ट कर सकते हैं इंटरनली अगर हम ऐसा करते हैं तो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं तो। बहुत ही सरल और सिंपल आंसर था इसका, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अभी तक आई गेस जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना बहुत ही सिंपल आए हैं, या फिर वन शॉट के बाद क्योंकि ये वीडियो बना है तो माइट भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल आए है ना, मतलब ऐसा कोई बड़ा तामझाम वाला नहीं लगा। लेट्स होप आगे आ जाए क्योंकि जब तक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो तो इंसान मतलब डल हो जाता है। जैसे पेपर में होता है, पेपर में अगर सारे क्वेश्चन आपको आते हो ना
तो 2-3 क्वेश्चन आप लिखोगे ना, उसके बाद आप थोड़ा सा डल हो जाओगे कि यार आता तो है यार सब। मेरे साथ तो पता है क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू राइट माय आंसर शीट्स, तो उस टाइम पे अगर मेरे को ऐसा होता था कि सारे क्वेश्चन मेरे जान पहचान वाले हैं, कि मतलब सब मैंने पढ़े हुए हैं, तो मैं 3 क्वेश्चन लिखती थी, फिर मुझे लगता था यार ये तो आता है ना, इसको क्यों लिखना है, मतलब मेरे को ऐसे होने लग जाता था, मेरे लिखने का मन ही नहीं करता था। तो कभी मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आए ना तो इंटरेस्ट बना रहता है, ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल। चलो इसी बात पे 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोलता है नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट फिल्स and keeps the various position filled with the right kind of people for the right job. Okay, basically कहना चाह रहे हैं कि स्टाफिंग अगर अच्छे से की है तो ही तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, स्टाफिंग अगर अच्छे से नहीं की है तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दैट्स इट। एक्सप्लेन कीजिए चलिए इस बात को। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना क्या था, आपको यहाँ पे स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी थी इस रिलेशनशिप में, कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करवाती है। सो दे से in today's world, finding the right candidate for the job can be difficult due to technological advancements, the nature of the job and the skill set required. Staffing is the critical management function that aids in the hiring of manpower of the organization. ये बोलते हैं आज की दुनिया में सही इंसान ढूंढना सही पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देही काम है, बट स्टाफिंग इतना क्रूशियल वो है फंक्शन किसका, मैनेजमेंट का, जिससे हम ढूंढ के लाते हैं एक ऐसा इंसान जो किसी भी पोजीशन पे बैठे तो फिट हो उसके लिए। उसके बाद स्टाफिंग के एडवांटेजेस बताए हुए हैं। बेस्ट कैंडिडेट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, बेटर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। बेस्ट कैंडिडेट बोले तो आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब, आप बेस्ट वाला चूज करते हो थैंक्स टू व्हाट, स्टाफिंग। मतलब जो उस पोजीशन के लिए सबसे बढ़िया इंसान होगा वो आप चूज करते हो, कैसे, स्टाफिंग की मदद से। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जब सही इंसान सही पोस्ट पे बैठ के सही टाइम पे सही काम कर रहा होगा तो सब कुछ सही होगा ना यार, वेस्टेज ही नहीं होगी, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, चांस ऑफ ग्रोइंग, ओके, एफिशिएंसी लेवल बहुत हाई चल रहा है, सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टाफिंग हर एक बंदे की बहुत अच्छे से हुई है, चलो बहुत बढ़िया। ओवरऑल किसका फायदा होगा, कौन ग्रो करेगा, ये लोग जब अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके बेस्ट देंगे, हर एक रिसोर्स को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके अपना 100% देंगे, तो उससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा। अगर हर एक टीचर अपने टाइम को यूटिलाइज करके बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाए, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एफर्ट्स वेस्ट किए, बिना एनर्जी वेस्ट किए, बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए, तो ऐसे सिनेरियो में कौन ग्रो करेगा अल्टीमेटली। हम इंडिविजुअल टीचर्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स भी तो ग्रो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बेटर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट व्हेन एवरीबडी इज हायर्ड प्रॉपरली। Manpower planning. Staffing aids in manpower planning and proper manpower utilization. It also aids in filing of the vacant position, ensuring that work efficiency is maintained. मैन पावर प्लानिंग भी काफ़ी हद तक स्टाफिंग से क्रिएट हो जाती है। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है वो ना मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करती हूँ जब HRM की कॉन्सेप्ट आएगी। हार्मनी, through staffing, the right kind of people are selected for the job whose selection is based on merit. These people are put to work after the required background checks and provision of proper training. Hence, the right people at the right job will be able to work more efficiently and overall harmony in the organization will be intact. मतलब कुछ भी लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हार्मनी में आपको बेसिकली ये लिखना चाहिए था कि जब हर एक इंसान सही तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में लैंड हुआ है, मतलब वो उतना बढ़िया है तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। जब हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कोई वेस्टेजेस नहीं होंगे, कोई क्लैशेस नहीं होंगे, हर एक दूसरे से मिल बैठ के खाया करेंगे, सब कुछ आराम से होगा, तो हार्मनी मेंटेन होगी। मान लो कोई इंसान अच्छा नहीं होता इन अ वे ही इज़ नॉट गुड इन परफॉर्मिंग थिंग्स, तो वो कोशिश करता है अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डालने का। मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगी, मैं किसी और के ऊपर ब्लेम डालूंगी। फॉर से मेरा कोई लेक्चर अच्छा नहीं बना तो मैं बोलूँगी कैमरामैन उबासी ले रहा था तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आया। अब क्या हुआ, मैंने अपना ब्लेम शिफ्ट कर दिया कैमरामैन पे, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी और इसकी एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई भाई, बिल्कुल हो गई। तो इसी तरह से तो ऑर्गेनाइजेशन में क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। हार्मनी तभी तो जाती है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हो। बट इफ़ यू आर गुड, आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हुआ तो आप ऐसे ब्लेम गेम नहीं करोगे क्योंकि आप अपना काम बेस्ट तरीके से करोगे, विच विल एंड इन क्रिएटिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो हमने इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में 2-4 MCQs भी थे, उसकी वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई हैं। जब मैं नॉर्मल टॉपिक्स की वीडियो बना रही थी तो मैं साथ ही साथ MCQs और केस स्टडीज की वीडियोज बनाती हुई जा रही थी, तो वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें अब हम शुरू करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको भर भर के लिखना होता है, जितना पढ़ा है सब लिख दो, ऐसा होता है। इसमें मैं बताऊंगी किस तरह का आपको पैटर्न होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका वैसे 12th नंबर का क्वेश्चन है। इट सेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज एक्सप्लेन। ये आपसे बात करना चाह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग का डिफरेंस, उसके बाद हमने HRM की कुछ एक्टिविटीज भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको HRM क्या होता है प्लस उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं वही सब लिखना है एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके एक्सप्लेनेशन में होगा HRM क्या होता है, और उसके बाद 1 by 1 एक्टिविटीज़। अगर आपको लगता है कि हाँ मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 8 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, ठीक है, उन पॉइंट्स का। It says human resource management is one of the most important function of management because it deals with hiring, development and management of human resource for the organization. यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन पे आपको फोकस करना है। वन इज हायरिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, वेयरएज स्टाफिंग एक स्मॉलर, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। हमेशा हमने यही बोला, दोनों के डिफरेंसेस के भी बारे में बात होती है तो हम यही बोलते हैं स्टाफिंग एक पार्ट है जो कि अपने आप में HRM का एक पार्ट है। मतलब स्टाफिंग एक बहुत छोटी चीज है, वेयरएज HRM एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सब कुछ सोचते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हायरिंग, उनकी मैनेजमेंट। वेयरएज स्टाफिंग में हम सिर्फ हायरिंग वाली चीज पे फोकस करते हैं। सो ये पहले तो वही सेंटेंस उन्होंने लिख दिया। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसे आपकी नोट मतलब आंसर शीट में होना ही चाहिए। और इन वर्ड्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस जरूर डालिएगा, मतलब एक्स्ट्रा इसको हाईलाइट करते हुए या तो अंडरलाइन कर दो, डिफरेंट कलर से लिख दो, कैसे मर्जी कर दो, लेकिन दिखने चाहिए अलग से ये। It is responsible for variety of tasks including determining the demand for recruiting, developing recruitment plans, conducting recruitment, selecting the best candidate, distributing offer letters, inducting employees into the organization, providing training and development, and finally acting as a support for the employee grievances. बहुत सारी चीज़ें जो HRM में होती रहती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है, लाइक उन्हें रिक्रूट करना, प्लान्स डेवलप करना, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, डिमांड कितनी है वो डिटर्मिन करना, रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट करना है वो डिसाइड करना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या आएगी, कैसे सेलेक्ट करना है, ऑफर लेटर्स देना, ट्रेनिंग और इंडक्शन करना, और बाद में उनको ओवरऑल ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सारा का सारा पार्ट इसमें आता है। The following points will discuss the activities carried out by human resource management. Excuse me. ये बोलते हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में एक और अच्छे से आइडिया देंगे। फर्स्ट है कैंडिडेट रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। मतलब फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट, मतलब सही इंसान को ढूंढ के लाना, ठीक है। देन सेकेंड है डिटर्मिन द जॉब एंड इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कौन सी जॉब है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो एसरटेन करना। as well as conduct research and analysis to prepare the proper job description. जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से प्रिपेयर करना। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इस जॉब में क्या क्या काम होता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग सही बंदा सेलेक्ट कर सके, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस वी आर एक्सपेक्टिंग। तो इस सारे का सारा जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना। कंडक्ट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में सबकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ये देखने के लिए कि बंदा अच्छे से परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कीपिंग गुड रिलेशन विद लेबर एंड पेइंग अटेंशन टू लेबर यूनियन डिमांड्स।
लेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना और उनकी डिमांड्स को एट टाइम्स लाइक जो जेन्युइन डिमांड्स होते हैं उनको काइंड ऑफ फुलफिल भी करते रहना ताकि प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन ना आए। सर्व एज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एम्प्लॉय कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस, एक ऐसा पार्ट बनना ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे लोग जब भी ग्रीवियंसेस होते हैं तो आते हैं, जिनको भी कंप्लेंट है, जिनको भी ग्रीवियंसेस हैं, वो सारे आके इन्हें बताएंगे कि भैया हमें ये दिक्कत है और फिर ये उन दिक्कतों को सॉर्ट करेंगे। असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें असिस्ट करना, बनाना वो प्रोग्राम्स, देखना कि हाँ हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। रिप्रेजेंटिंग द कंपनी इन वेरियस लॉसूट्स एंड आइडेंटिफाइंग वेज टू अवॉइड लीगल एंटेंगलमेंट्स, बेसिकली जो भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड केसेस लग सकते हैं कंपनी में, उन सब में मतलब लॉयर बन के ये कंपनी को रिप्रेजेंट करने जाएंगे एज दे हैव द बेस्ट आइडिया अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स थिंग इन द कंपनी। तो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, डेवलपमेंट उनका चलता रहे, ट्रेनिंग उनकी अच्छे से हो, उनको कितने भी कंप्लेंट्स वो सारे आके आप असिस्ट करें उन सारे कंप्लेंट्स में, उन सारे कंप्लेंट्स को दूर करने की कोशिश करें, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा HRM का काम होता है। मतलब ये सिर्फ लोगों को अपने यहाँ पे लाना और जॉब पे बिठाने पे ख़त्म नहीं हो जाता, ये उसके बियॉन्ड भी चलता है। उसके बाद ये इंश्योर करना वो इंसान खुश है, सेटिस्फाइड है, सही से परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी ख़राब तो नहीं हो रही, एनालाइज करता है, सही से उसकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, रेम्यूनरेशन ठीक मिल रही है, सारा का सारा उसी में ही आ जाता है, HRM का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस वो करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप इनका पॉइंटर बना के, इनकी हेडिंग बना के उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते थे। ठीक है, वो एक और अच्छा तरीका हो जाएगा एक्सप्लेन करने का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। ये बोलता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, वो आपको 1 by 1 बताना है। बता देते हैं भैया। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली हम जितने लोग हमारे यहाँ पे आए होते हैं किसी भी हमारी जॉब वैकेंसी को देखते हुए, उनमें से सही इंसान को सेलेक्ट करने का काम हम करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज ओनली अबाउट सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब। ठीक है, सिंपल सरल वे में आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब छाटना। मैंने आपको वन शॉट में भी बताया था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हिंदी में याद रखो छाटना, दैट्स इट। जितने लोग आए हैं सबसे पहले उनमें से डिसाइड करो कौन कौन से बिल्कुल बेकार हैं, जो बिल्कुल फिट नहीं बैठते और उनको बाहर का रास्ता दिखा दो, और जो बचेंगे उनके साथ बाकी की प्रोसेस स्टार्ट करना। सिलेक्शन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट कंडक्ट करके हम पहचानते हैं कि किसी इंसान में कितने स्किल्स है, कितना इंटेलिजेंट वो इंसान है, उसकी इंटरेस्ट लाइन कैसी है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, वो कितने स्किल्स एक्वायर करने की क्षमता रखता है। ये सारा का सारा हम पता लगा लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट से। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी लाइन्स बोली है ना, वो सारी की सारी हर एक टेस्ट से रिलेटेड थी। जैसे कि सिलेक्शन टेस्ट में फर्स्ट आता है इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस हम मेजर करते हैं किसी भी इंसान की। तो ऐसे सारे सारे एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो आप इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब हमने सिलेक्शन टेस्ट कर लिया, हमने चेक कर लिया कि हाँ भैया ये बंदा बेस्ट है, मतलब 10 में से 5 हमने ऐसे छाट के निकाल लिए, बाकी 5 को वापस टाटा बाय बाय कर देंगे। ये 5 का हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, हम इनसे फेस टू फेस क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ना लिखने में अच्छे होते हैं, लिख बहुत अच्छा देते हैं। जैसे आपने क्लास में भी नोटिस किया होगा, कुछ बच्चे ना एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन जब क्लास में उनसे किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखने में अच्छे होते हैं, बट जब एक्चुअली बोलने की बात आती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या फिर वो सोच समझ के हमेशा बोलते हैं या लिखते हैं, तो उनको टाइम लग रहा है, स्लो है, वो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है इंटरव्यू में। क्योंकि सामने वाला फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन करेगा, तो अगर आप ढंग से आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो समझ जाएगा भैया दिखने का ही है, बाकी है नहीं इसमें दम। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में बेसिकली फेस टू फेस क्वेश्चनिंग होती है। एंड देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मतलब बेसिकली ये पुराना कहाँ से आया है। अगर डायरेक्ट कॉलेज से आ रहा है तो प्रोफेसर की रिव्यूज सुन लो इसके बारे में, अगर स्कूल से आ रहा है तो स्कूल वाले टीचर्स के व्यूज सुन लो, अगर किसी और जॉब से इस जॉब पे आया है तो पुराने एम्प्लॉयर के व्यूज सुन लो, ताकि पता चल जाए कि बंदा अच्छा है कि नहीं है काम करने में, और क्या कैसे कैरेक्टर वगैरह है।
सिलेक्शन डिसीजन, सब कुछ होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली डिसाइड करेंगे उन 5 में से किसको रखना है। फर्स्ट से जॉब वैकेंसी एक ही थी तो सिलेक्शन डिसीजन में आप एक इंसान को पिक कर लेंगे कि हाँ भैया ये रख रहे हैं। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब चेक करेंगे कि ये इंसान सही से मतलब सही है ना, हालत वालत इसकी सही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसके साथ। दैट रिमाइंड्स मी कि आजकल मेडिकल एग्जामिनेशन इतना मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी कर देना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं लगता किसको कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने सुना एक ब्रांड मतलब एक वो था विमेन एम्पावरमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, व्हाट्स इट्स नेम, पंखुड़ी। कल परसों ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि उनकी जो सीईओ थी, शी वाज हार्डली आई गेस 28 या 30, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एज, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मतलब कार्डियक अरेस्ट एक टाइम पे इंडिया में 60 से ऊपर वाले 50 से ऊपर वाले लोगों को होता था, और आजकल 30-30 32-32 वाले एज ग्रुप वालों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो मस्त कर देना चाहिए कि ओवरऑल मेडिकल एग्जामिनेशन से पता लगाओ कि इंसान को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही है ना, क्योंकि फिर हम प्रेशर उनको उसके अकॉर्डिंग देंगे ना। फर्स्ट से कोई ऑलरेडी वीक हो उसको वर्क में उतना प्रेशर दे दो और उसकी हालत खराब हो जाए, व्हाट विल बी द सेंस, राइट? सो इसलिए दिस शुड बी डन, और ज़्यादातर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा नहीं होता है ये, लेकिन होना चाहिए। फिर जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, सब सही बैठा, आपने उसको जॉब ऑफर दिया कि भैया हमारी तरफ से ये तुम्हारे इतना तुम्हें पैसा मिलेगा, इस डेट से तुम्हें ज्वाइन करना है, देख लो तुम्हें सही लग रहा है तो बता दो, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर किया जाएगा उस इंसान को, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि भैया देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन इसमें मेंशन है, ये सारी तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो तुम देख लो तुम्हें सही बैठ रहा है तो साइन करके हमें दे दो। चलो फटाफट ना इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ वन बाय वन। फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड एंड द लास्ट वन। ये स्टेप्स कंप्लीट होते ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही होगा रिक्रूटमेंट के बाद आता है, राइट? तो सिलेक्शन में ये सारे स्टेप्स होते हैं और ये एंड मतलब स्टेप है, लास्ट स्टेप है, इसके बाद सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलो now let's move to next question, question number 14. It says what are the advantages of training to an individual and to organization? मतलब आपको ट्रेनिंग के एडवांटेजेस बताने हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग किस तरह से मतलब अच्छी है, और इंडिविजुअल इंसान के लिए दिस ट्रेनिंग किस तरह से अच्छी है। सो बेसिकली इंडिविजुअल इंसान ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे लेता है और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे लेता है, वो दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे उन्हें पहले कि ट्रेनिंग होता क्या है। मैंने बताया ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली रिलेटेड हो, ये नहीं कि भैया आसपास की कॉन्सेप्ट है उनके बारे में भी लिख रहे हो, जो उससे बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिखना पड़ता है। सो इट सेज ट्रेनिंग रेफर्स टू एनहेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब. In other words, it attempts at improving the aptitude and knowledge of employees according to requirement of specific job. मतलब specific job पे fit बनाने के लिए एक इंसान को हम उसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। चलो अब आ जाती है बात एडवांटेजेस की। तो एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। भैया मैं यहाँ आई थी थोड़ा बहुत कुछ सीख के, इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दे दे के इतना कुछ सिखा दिया कि मैं अब सक्षम हूं कि मैं 10 और काम कर सकती हूँ। मेरी ओवरऑल करियर में ग्रोथ हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने जो सीखा हुआ था उसके ऊपर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो पहले मैं इतना सीख के आई थी, नाउ अ डेज आई एम इतना मत सीखा हुआ। फिर अर्न मोर, जब आपको एक से ज्यादा काम आएंगे, अच्छा काम आएगा, यू बिकम प्रो इन दैट, तो यू विल स्टार्ट चार्जिंग एक्स्ट्रा ना। मतलब आप ये सोचो, जो एक बिल्कुल नया इंसान होता है वो हमेशा कम पैसे मांगता है, लेकिन वही इंसान एक दिन जब प्रो बन जाता है तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देता है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि उसने ओवर द टाइम अपने आप के अंदर मतलब एक्सपर्टाइज लाई है उस चीज़ को करने की। तो जब वो एक्सपर्ट बन गया है तो ऑब्वियसली वो अब एक्सपेक्ट करेगा कि ज़्यादा पैसे उसे मिले, राइट? तो बस वही है कि अर्न मोर की प्रोस्पेक्ट खुल जाती है। लेस एक्सीडेंट प्रोन,
अब भाई वो एक्सपर्ट बन चुका है, मशीनरी चलानी आती है, सब कुछ करना आता है, तो ऐसी बेसिक गलतियां तो नहीं करेगा कि मशीन चलती हुई छोड़ दी, हाथ दे दिया उसमें, बीच में गलती कर दी। यूजुअली एक्सीडेंट किसका होता है, मतलब वैसे तो एक्सीडेंट अनफॉर्सीन चीज़ है जो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली एक्सीडेंट प्रोन कौन होता है, जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करना ना अच्छे से आता हो। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी से कैसे करंट लग सकता, तो मैंने ऐसे ही जाके हाथ लगा दिया सॉकेट पे, या सॉकेट में वो कर दिया। अच्छा, सुबह ही ना मैं इंस्टाग्राम पे ना एक वो पढ़ रही थी, फैक्ट्स, तो ये है ना सिरी, गूगल, ये सारी चीज़ें। तो एक बच्चे ने बोला कि सिरी गिव मी सम चैलेंज, सिरी को बोला या गूगल वाले को बोला, जो भी था, ठीक है, इनको बोला कि गिव मी अ चैलेंज। उन्हें पता है क्या चैलेंज दिया, मतलब दिस वाज लाइक 4 years ओल्ड चाइल्ड था जिसने ऐसा बोला कि, मतलब जैसे भी बोल दिया, उसका पता नहीं दिमाग में क्या था, उसने बोला सिरी गिव मी अ चैलेंज, और उसने बोला जाके सॉकेट में फिंगर डालो या पेनी डालो। अब उससे क्या होगा, उससे करंट लगेगा। तो इस चीज पे क्वेश्चन रेज किए गए कि भैया ऐसी चीजें जो मशीनों, मतलब जो रोबोटिक हैं, जो एआई से चलती हैं, जिनका खुद का दिमाग नहीं होता, उन सब चीज़ों को अगर हम ढंग से नहीं रखें, अच्छी तरह से नहीं वो करें, तो वो हमारे लिए काइंड ऑफ श्राप भी बन सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना आविष्कार, समथिंग और श्राप, वरदान या श्राप, ऐसा एक बहुत, मतलब हिंदी में बहुत हम ये लिखा करते थे इस पे से, दिस वाज व्हाट, कि इन्वेंशन एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्वेंशन एक बुरी चीज़ भी है। जैसे हम सुनते हैं 5G के ट्रायल्स के चलते हुए आजकल करंट बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने इस बारे में पहले भी आपसे बात करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उस टाइम पे कहीं पे भी आप हाथ लगाते थे एकदम से करंट लगता था। ऐसी चीजें हमेशा नहीं होती थी। बचपन में आई यूज्ड टू, मतलब बचपन से ऐसे मानिए अभी तक मुझे 10-12 बार ऐसा कभी फील हुआ होगा कि मैं किसी चीज को टच कर रही हूँ और मुझे करंट लग रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल से इतना फ्रीक्वेंट हो गया है, आप खड़े होते हैं, आप अचानक से करते करते कुछ काम किसी चीज को टच करते और एकदम से आपको झटका लगता है। और बोला गया है रीजन इसका है 5G। अब आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दिस इंफॉर्मेशन इज, लेकिन जो भी है न्यूज़पेपर वगैरह में मैंने पढ़ा था एक बार। कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ चीजें तो हुई हैं जिनकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, राइट। जैसे पक्षी वाला एक मूवी बना था, अक्षय कुमार ने बनाया था कि पक्षी मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। तो कुछ ना कुछ तो रियलिटी है, कुछ ना कुछ तो सच है, तभी इतनी सारी चीजें हो रही है, राइट। तो बस वही सारी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी एक एक्सटेंट तक ही ठीक है, उसको अगर तुम बिल्कुल अपना लाइफ का जरिया बना लोगे रहने का, तो वो काफ़ी बार तुम्हारे लिए वो भी हो सकती है, मतलब डेंजरस भी साबित हो सकती है। चलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं अपन। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलता है कि भैया जब एक इंसान ऐसा होता है ना कि उसको सब कुछ आता है, वो प्रो है अपने काम में, तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, अलग ही एक सेल्फ एस्टीम हो जाती है कि भैया हाँ मेरे अंदर भी वो पावर है। तो एम्प्लॉय के अंदर वो पावर भी आ जाती है, वो सेल्फ एस्टीम, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग भी आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। इनको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? लेस वेस्टेज। भैया कोई इंसान प्रो है तो वो वेस्टेज क्यों करेगा? मुझे पता है ये चीज, इतनी चीज, मतलब इतना रॉ मटेरियल में बन सकता है, तो मैं इतना क्यों लगाऊंगी? सिंपल सी बात है ना। मुझे पता है 1.5 घंटे की प्रोडक्शन 2.5 घंटे के स्लॉट के अंदर हो सकते, तो मैं क्यों 5-5, 6-6 घंटे का स्लॉट लूंगी? सिंपल सा लॉजिक है ना। तो वेस्टेज कम होएगी, हायर प्रॉफिट्स। अब वेस्टेज कम होएगी, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रॉफिट तो बढ़ेंगे। मैनेजरल एफिशिएंसी, हर एक चीज़ अगर प्रॉपरली चलेगी, सिस्टमैटिकली चलेगी, हर एक चीज़ में हार्मनी एस्टेब्लिश होएगी। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक का ब्लेम दूसरे पे नहीं जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपर्ट नाउ, तो उससे भी एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छे से रहेगा, मैनेजमेंट लेवल बहुत अच्छे से चलेगा। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, जो इंसान फेस नहीं कर पाता चैलेंजेस, वो यूजुअली छुट्टी मार लेता है। यहाँ पे क्योंकि आपने उसको इतना ट्रेन कर दिया, उतना परफेक्ट कर दिया कि अब वो उसको लगेगा नहीं कि मेरे लिए कुछ चैलेंज बचा है, तो वो छुट्टियाँ भी कम मारेगा। जब आप कोई काम कर रहे होते हो और यू बिकम प्रो इन दैट ना, यू स्टार्ट लविंग इट। लाइक ऐसे मैंने एक बार ना वो करा था, डांस क्लास ज्वाइन की थी। तो इनिशियली क्या हुआ, मुझे ना एक्चुअली खुद से डांस करना बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। मैं किसी के सामने डांस नहीं करती, आई यूजुअली डांस क्लोज डोर्स में, लेकिन मुझे खुद से, मतलब खुद के स्टेप्स बना के सब कुछ करना बहुत पसंद है। लेकिन और मुझे लगा था कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो मैंने कर ली, दोस्तों के साथ डांस क्लास ज्वाइन करते, चलो कर लिया। अब वहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स सिखा रहे थे और वो सीख के डांस करना मेरे को नहीं जमा वो चीज़।
तो इनिशियली कुछ दिन तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था यार मन नहीं हो रहा, सुबह 6 बजे उठ के कौन जाए सिर्फ ये करने के लिए, तो आई यूज्ड टू स्किप क्लासेस। लेकिन इवेंचुअली मेरा मतलब जब आई स्टार्टेड लर्निंग स्टेप्स, मुझे बहुत अच्छे बनने लगे, वो जो टीचर थे वो मेरी तारीफ करने लग गए, सब लोग प्रेज करते थे, तो मुझे लगने लगा अरे नहीं यार ये तो अच्छा हो रहा है। फिर मुझे 6 बजे भी क्यों ना उठना पड़ता, मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ। मैं 6 बजे उठ के मतलब डांस क्लास ज्वाइन कर मतलब अटेंड करने जाती थी। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा फील होता था कि नाउ आई बिकेम परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट अच्छी, मतलब तारीफ मिल रही थी, बढ़िया कर रही थी, तो हो जाता था। सेम जिम के साथ था, जिम में मैं जाती थी, मुझे रिजल्ट्स ही नहीं दिखते थे। फिर एक बार मुझे एक लड़की ने आके बोला, जो कि अच्छी खासी दिखती थी, वो थोड़ा होता है ना ऐसे लोगों को देख के आप वो करते हो कि यार ये तारीफ करके जा रही है, अब तो बनता है। तो वो एक बार मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक अब तुम्हारे अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड आई वाज लाइक अब के बाद तो मैं जिम मिस से करूंगी नहीं। वो तो ऐसा हुआ कि हमारा जिम ही बंद हो गया, वरना आई यूज्ड टू गो। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है सिंपल सा, कि जब आप किसी चीज़ में प्रो बन जाते हो, जब यू फील लाइक कि मुझे ये चीज़ आ गई है करनी, इसका रिजल्ट दिख रहा है, आपको प्रेज मिल रही है, तो ऐसे सिनेरियो में आप उस चीज़ से कल्टी मारना बंद कर देते हो, छुट्टी मारना बंद कर देते हो, यू स्टार्ट गोइंग देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अडेप्टिंग टू चेंजेस। आप एक चीज़ में प्रो बन गए, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो गया, सेल्फ एस्टीम हाई हो गया ना, आपके सामने अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी या चैलेंज आएगा, आप पीछे नहीं हटोगे, आप बोलोगे यार मैंने पुराना वाला कॉन्कर किया, मैं ये भी कॉन्कर करके दिखा सकता हूँ। तो ऐसे हर चेंज से आप अपने आप को अडेप्ट कराते हुए चलते हो, बदलते हुए चलते हो, और अपने अंदर ग्रोथ लाते चलते हो। चलो अब हम आ गए हैं 15th क्वेश्चन में। इट सेज कल्लू कंसल्टेंट्स हैव लॉन्च्ड www.naukripav.com। अच्छा भैया, naukripav.com, ठीक है, exclusively for senior management professionals. The portal lists out senior level jobs and ensures that the job is genuine through a rigorous screening process. तो भैया कल्लू कंसल्टेंट है, कालू कंसल्टेंट है, इन्होंने एक पोर्टल खोला है, ठीक है, जिसपे ये सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज डालते हैं, ठीक है, और रिगरस स्क्रीनिंग से मतलब सही इंसान ढूंढ के लाते हैं। अब आपको जो बताना है वो क्या बताना है? द पोर्टल लिस्ट आउट सीनियर, दिस इंश्योर्स दैट द जॉब इज ओके। So that's an incomplete question, but I guess ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो कल्लू भाई साहब ने किया हुआ है ये किस टाइप का रिक्रूटमेंट है? समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, बट आई गेस दे आर आस्किंग दिस ओनली कि ये किस टाइप का रिक्रूटमेंट है। तो सोचो हमने क्या क्या रिक्रूटमेंट पढ़े थे। हमने पढ़ा था हमारा इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। अब पहले तो ये डिसाइड करो ये इंटरनल या एक्सटर्नल है। ट्रांसफर प्रमोशन की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो इंटरनल तो नहीं है, मतलब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट, हमने पढ़ा था टीवी वाला, टीवी पे एड्स दे देना, हमने पढ़ा था लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन से लाना, कैजुअल कॉलर्स आना, एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एंड हमने पढ़ा था वेब पब्लिशिंग। बाकी सब में क्या ये फिट बैठता है? नहीं बैठता। ये किस में फिट बैठता है? ये वेब पब्लिशिंग में फिट बैठता है। naukri.com, indeed.com, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके वेब पब्लिशिंग है, जहाँ पे एड्स आती हैं, जहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज निकलते हैं, जिनमें से यू सेलेक्ट कि हाँ ये वाली हमें करनी है कि नहीं करनी है। तो ये जो कालू भाई साहब ने खोला है, दिस इज बेसिकली वेब पब्लिशिंग। अच्छा, क्वेश्चन ये था, ओके, क्वेश्चन बाद में आया, थोड़ा एनिमेशन गलत लग गया हमारे स्लाइड वाले से। एनीवेज, इट सेज स्टेट द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड इन द केस अबव। कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का? सोर्स है हमारा वेब पब्लिशिंग। हमने अलग अलग सोर्सेज पढ़े थे, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का जो लास्ट वाला था वो वाला है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेट 4 बेनिफिट्स ऑफ अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको वेब पब्लिशिंग के कोई भी 4 बेनिफिट्स बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 पूछे हैं तो 4 ही बताएंगे, ज्यादा नखरा ना दिखाना, 5 लिखने हैं, 6 लिखना है, ऐसा नहीं करना है अपन को। बिकॉज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हैज अ ग्लोबल रीच। तो सबसे पहला पॉइंट यही है बेनिफिट में कि भैया इंटरनेट पूरे जगत के लिए है, मतलब इसकी ग्लोबल रीच होती है। जो भी लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं उनको कई बार ऑर्डर्स अमेरिका, यूके वगैरह इन सब जगहों से भी आते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया ग्लोबल रीच है तो ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ज़्यादा कैंडिडेट आपकी ऐड देख पाएंगे। Resumes are screened quickly on website based solely on the job title, saving recruiters a significant amount of time. कई बार क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये Indeed और ये सब है,
जब इनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे अपने रिज्यूमे पोस्ट करते हैं, तो इनके यहाँ पे ना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आपके रिज्यूमे स्कैन हो जाते हैं। इनको पढ़ना भी नहीं पड़ता आपके रिज्यूमेस को, समझ रहे हो? मतलब समझना इस बात को, माइट भी आपको आगे जाके काम आए। रिज्यूमे से रिलेटेड बात है कि कई बार आप जो रिज्यूमे यहाँ डालते हो, इनके यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो रिज्यूमे को स्कैन कर लेता है, देख लेता है और वही रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देता है कि भैया ये बंदा आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर ही बता देता है। इसलिए बोला जाता है जब भी अपना रिज्यूमे बनाते हो बहुत मेहनत किया करो उसके ऊपर। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको जॉब दिलवा भी सकती है और आपको बिना इंटरव्यू के, बिना उस राउंड तक पहुंचे हुए जॉब से रिजेक्शन भी दिलवा सकती है। तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये काइंड ऑफ क्या करते हैं, रिक्रूटर्स की थोड़ा सा टाइम सेव कर देते हैं, क्योंकि उनको पर्सनली चेक नहीं करना पड़ता हर एक, वो सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें हो जाते हैं। शॉर्टन द हायरिंग प्रोसेस को शॉर्ट कर देती है थोड़ा सा, क्योंकि और टाइम भी सेव करती है, कॉस्ट भी सेव करती है, इतना ज़्यादा खर्चा आता नहीं है इसमें। कंपनीज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स कैन प्लेस देयर ब्रांड ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट विच विल असिस्ट द रिक्रूटमेंट कंपनी इन एस्टेब्लिशिंग अ नेम इन द मार्केट। अच्छा, जो कंपनी रिक्रूटर्स मतलब कैंडिडेट ढूंढ रही है, वो चाहे तो रिक्रूटमेंट वेबसाइट का ब्रांड अपने यहाँ पे पोस्ट कर सकती है, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। क्यों करे ऐसा? पैसे दे रहे हो तो करे, बिना मतलब के क्यों करे? कुछ भी पॉइंट है तो। चलो, ये हो गया हमारा 4 बेनिफिट्स ऑफ द वर्ब। Now let's move to our 16th question and mind you इस पूरे चैप्टर में 18 क्वेश्चन है। अब हमारा 16th क्वेश्चन चल रहा है, बस 17th और 18th रह गया है। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, कंपनी Xylo Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India is highly competitive and cost-effective production base in this sector. Many reputed car manufacturers source their auto components from here. Xylo Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also export to the tune of at least 50 crores in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, it requires a highly trained and motivated workforce. हमारे काम की बात, इन लोगों को चाहिए ट्रेंड और टैलेंटेड वर्कफोर्स, और वो ड्यूटी उन्होंने छोड़ी है आप पे। वो बोल रहे हैं कि आप इतने बुद्धिजीवी स्टूडेंट हैं कि आप इन्हें बताएंगे कि इन्हें अपनी रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ से कैसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये आपसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग द कंपनी शुड फॉलो। कंपनी स्टाफिंग की कौन सी प्रोसेस फॉलो करे वो आपको बताना है। बट एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि कंपनी ऑपरेटिंग सेक्टर में है, ठीक है? तो ये चीज आपको वो करनी है। आंसर विल बी द कंपनी शुड फॉलो द स्टाफिंग प्रोसेस आउटलाइन बिलो। कौन सी? डिटर्मिन द एंड प्लान द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल नीडेड फॉर दिस, आइडेंटिफाई सुटेबल कैंडिडेट्स हु फिल द कंपनीज वैकेंसीज एंड अप्रोच देम अबाउट फ्रॉम अप्लाइंग द पोजीशन। After conducting a thorough interview process, choose the best candidate, assist the employee in becoming acquainted with the working environment, which will make him or her feel more at ease. Finally, no fumbling. Train the employee in accordance with the job description requirements. Evaluate the employee's performance in relation to the set of standards and provide appropriate feedback. Recognize and reward high performing employees. कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आई नो थोड़ा ऊपर से गया होगा, कुछ नहीं है। स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है ना, बस वही एक्सप्लेन की हुई है। स्टाफिंग के प्रोसेस में कैसे मूव करता है कि पहले आपको ये देख रहा है कितनी आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसीज हैं, फिर आपको ऑप्शन देखने हैं, फिर आपको उनमें से सेलेक्ट करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। बस उसी को इन्होंने सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, आई विल रिकमेंड आप वो फ्लो चार्ट बनाएंगे जो मैंने 1 शॉट में आपको दिखाया था। तो आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। 1 शॉट में मैंने स्टाफिंग का एक प्रोसेस दिखाया था, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था। एग्जैक्ट वही फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको छापना है, वो ज्यादा अच्छे वे में चीजें एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहे हैं, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी शुड रिलाई अपॉन, गिव रीजंस फॉर योर रिकमेंडेशन। रिक्रूटमेंट के जैसे इंटरनल एक्सटर्नल 2 सोर्सेज होते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सोर्स काम करेगा। पहले थोड़ा सा ध्यान दो, इंटरनल क्या होता है? ट्रांसफर और प्रमोशन। बट ये कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रही है, मतलब ये न्यू कंपनी है ना, इसके पास पुराने एम्प्लॉयज है ना, इसके पास कोई प्रमोशन का वो है, तो ट्रांसफर और प्रमोशन तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे इनको
दूसरे जो हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स है उसी पे फोर्स वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं द कंपनी शुड रिलाई ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स बिकॉज द कंपनी इज एस्टेब्लिशिंग न्यू प्लांट इन अ न्यू रीजन। कंपनी न्यू प्लांट लगा रही है न्यू रीजन में, तो पुराना कुछ भी नहीं है, नया सब कुछ करना पड़ेगा, और नए के लिए हम हमेशा एक्सटर्नल पे रिलाई करते हैं। ये हमने जब इंटरनल और एक्सटर्नल के मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े थे ना, वहाँ ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वन शॉट में भी किया था और नॉर्मल वीडियोस में भी किया था कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन खुली अभी है वो इंटरनल सोर्स के थ्रू कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, सोच के देखो थोड़ा सा। तो बस वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्सटर्नल पे जाना पड़ेगा। एंड who are locals with the best resources as they are familiar with this and that। ठीक है, तो बस इसमें आंसर सिर्फ इतना ही था कि एक्सटर्नल सोर्स पे जाना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंपनी शुड फॉलो फॉर द रीजंस। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस, अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वही है सिलेक्शन प्रोसेस जो पहले पुराने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग करो, टेस्ट लो, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करो, फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन करो, फिर जॉब ऑफर दे दो, फिर ये करो, सिलेक्शन करो, फिर जॉब ऑफर दो और फिर ये करो। क्या लास्ट वाला क्या था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट का, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो तो ये सारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो लेट्स नाउ मूव टू आवर 17th क्वेश्चन। ये बोलता है मेजर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल ऑल रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेसेस फॉर डेटा एंट्री कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। Their competitor was attracting most of the qualified potential employees in their market. Recruiting was made even more difficult by the strong economy and the job seekers market. This resulted in the client having to choose from candidates who had the soft skills needed for the job but lacked the proper hard skills and training. As an HR manager, what plans do you see in the company? ये बोल रहे हैं कि एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास ये तकलीफ जा रही है कि उसके कॉम्पिटिटर ज़्यादातर बेहतरीन जो एम्प्लॉयज़ थे वो लेते जा रहे हैं अपने यहाँ पे, और इनके यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़िया बच नहीं रहा है, और इनको ज़बरदस्ती सॉफ्ट स्किल्स वाले एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ रहे हैं और हार्ड स्किल्स वाले एम्प्लॉयज़ नहीं हैं इनके पास। अब आपको HR होने के नाते बताना है कि गलती कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है। आप बताइए प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है। प्रॉब्लम लाई करती है कि स्टाफिंग फंक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, स्टाफिंग एक दिक्कत चल रही है जिसके कारण ये कंपनी उन लोगों को नहीं ला पा रही है जिनको कंपनी में एक्चुअली होना चाहिए था। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन यही था कि हाउ टू रिजॉल्व दिस थिंग, तो रेजोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनमें सॉफ्ट स्किल्स तो हैं, हार्ड स्किल्स की कमी है, वो सिखा दो उनको। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे जा सकते हो जिसमें आप बाहर से लोग हायर करके अपनी कंपनी में लाओगे। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये बोलता है मिस जयश्री रिसेंटली completed her post graduate diploma in human resource management. A few months from now, a large steel manufacturing company appointed her as its human resource manager. As of now, the company employs 800 persons and has an expansion plan in hand, which may require another 200 persons for various types of additional requirements. Miss Jayashree has been given complete charge of the company's human resource management. Point out what function is she supposed to perform. ये बोल रहे हैं कि कोई मिस जयश्री है जिसने एक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। a few months from now a large scale manufacturing company appointed her. एक बड़ी कंपनी ने इन्हें अपॉइंट कर लिया HR मैनेजर की पोस्ट पे। As of now the company employs 800 person. अभी तक कंपनी में 800 का बंदे काम कर रहे थे, बट अब कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है, बड़ा बनाना चाहती है वो अपने आप को, तो जिसके लिए 200 बंदे और लगेंगे और पूरा इंचार्ज बना दिया गया जयश्री को। तो जयश्री बेसिकली डिप्लोमा करके आई, उसको फटाफट उसको नौकरी मिल गई। उस कंपनी में 800 लोग पहले से काम कर रहे थे, 200 की और रिक्वायरमेंट है और ये काम दे दिया गया जयश्री को। अब आपको बताना है जयश्री का मेन फंक्शन क्या रहेगा, व्हाट डू यू थिंक शी इज सपोज टू डू। वो क्या करेगी, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाएगी, जॉब एनालिसिस करेगी, मतलब बेसिकली स्टाफिंग के लिए जो जो रिक्वायर्ड होता है वो सारा ये करेगी। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, रीज़न बीइंग हमें पता है कि स्टाफिंग में क्या क्या होता है। उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फोरसी इन हर जॉब।
The problems I foresee in our job are possible that required candidate is not available, workforce is available, but they demand high salary, deciding the appropriate training method, creating a suitable incentive plan, drafting a suitable compensation plan, following training and employee may leave the organization. Screenshot लो फटाफट इसका, मैं बता रही हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम जा सकते हैं स्टाफिंग के टाइम पे. स्टाफिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम जा सकते हैं कि जिस लोग को आप ढूंढ रहे हो तुम्हें मिले ही नहीं, या मिल रहा है तो बहुत हायर सैलरी मांग रहा है. जैसे मैं एक स्टार्टअप के साथ काम करती थी, उनको ना एक वो चाहिए था ग्राफिक डिजाइनर नहीं, उनको एक डिजाइनर चाहिए था नॉर्मली, जो नॉर्मल डिजाइनिंग भी करे. तो उन्होंने एक लड़की पसंद की थी, मतलब जिसका काम बहुत अच्छा था, मतलब मुझे भी दिखाया था उन्होंने, उसका काम बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा था, और वो उसे ऑफर कर रहे थे 5,000 रुपये. एंड शी, मतलब वो जैसे होता है ना, मतलब बेइज्जती करके फोन रख देना, शी डिड दैट. और फिर समझ में आया कि भैया अगर वो प्रो है अपने काम में तो शी विल बी एक्सपेक्टिंग मोर मनी, राइट. तो जयश्री को ये प्रॉब्लम जा सकती है कि भैया जिस इंसान को वो लाना चाह रही है अपने, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कराने के लिए, वो इंसान ज्यादा पैसे मांग ले. ठीक है. डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड, अगर ट्रेनिंग देने की बात आती है, ट्रेनिंग तो देनी चाहिए वैसे भी, तो ट्रेनिंग देने की बात आती है तो कौन सी वाली ट्रेनिंग देनी, कब देनी है, कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना. इंसेंटिव प्लान बनाना, ये दिक्कत जा सकती है. मतलब ये दिक्कतें नहीं है, ये उसके काम है, और काम करते करते प्रैक्टिकली कुछ भी दिक्कत जा सकती है. तो जो भी उसके काम होंगे उसी में आप प्रॉब्लम्स ऐड कर करके यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं. नॉट नेसेसरी आपको बस यही पॉइंट्स लिखना है, आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं. जो भी उसके काम होंगे उन्हीं में कुछ ना कुछ अड़िंगा लगा के. ठीक है, चलो. What step is she going to take to perform her job efficiently? कौन से स्टेप्स वो लेगी? अब जो आपने उसके कामों में प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसी को सॉर्ट करते हो, यहाँ पे लिख देना. Creating a recruitment plan, forming a staffing plan, deciding about the job description, consult an expert to develop and implement good policy, forming a proper performance appraisal प्लान. मतलब जितने भी प्लान्स बन सकते थे, रिक्रूटमेंट वाले, स्टाफिंग वाले, सिलेक्शन वाले, दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले, वो सारे प्लान्स बना लेगी. शी शुड बी रेडी विद ऑल द थिंग्स सो दैट जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसके पास पहले से कोई प्लान होगा उस प्रॉब्लम को डील करने का. हाउ सिग्निफिकेंट इज हर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन? बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, उसको पूरी स्टाफिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टाफिंग की जो इंपॉर्टेंस होती है ना उसको थोड़ा सा दर्शाते हुए इसके साथ मर्ज करना है. भैया इसका काम क्या था, सही बंदा ढूंढ के लाना, उससे क्या होता है, एफिशिएंसी आती है. तो जयश्री अगर गलत इंसान को ले आएगी तो एफिशिएंसी चली जाएगी. जयश्री अगर गलत इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में पटक देगी तो वेस्टेज होगी. जयश्री अगर गलत इंसान को हायर करके ले आई है, ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में मतलब बंदे का फुल वो ही नहीं यूज हो रहा, जितना पोटेंशियल उसमें था वो पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा. तो वो जितने भी स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस थे ना, सब में नेगेटिव पॉइंट घुसाते हुए यहाँ पे आप लिख दोगे कि भैया अगर वो ढंग का बंदा नहीं ढूंढ के लाती है तो ये दिक्कतें जा सकते हैं. जो जो एडवांटेजेस थे वही डिसएडवांटेजेस बना देना. ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड दैट्स इट, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर के बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया. उसका रीजन ये है कि चैप्टर बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था. हाँ, अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, मतलब आपने कोई क्वेश्चन देखा कहीं पे और आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं. नोट्स लेने तो उस लिंक पे चले जाओ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको अलग से प्लेलिस्ट चाहिए तो वो अलग से बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स को आप अब कभी भी कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं. गूगल पे जाके आप magnetbrains.com डालेंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स का वेब पेज खुलेगा. क्लास 12th में जाइएगा, यहाँ पे आपको मेरी तस्वीर दिखेगी. तस्वीर पे आप वो करेंगे क्लिक और आपको मेरा पूरा कोर्स दिख जाएगा. कोर्स दिखेगा तो उसमें आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे, कितने लेक्चर्स हैं वो दिख जाएगा. और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी टॉपिक आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखेगा जिसको आप देख के पढ़ सकते हैं. इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब सब कुछ मिलता है. मैंने कितना फास्ट बोला ना ये सब, वाओ. चलो अब इसी बात पे फिर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.